अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। कल 16 जनवरी को बिरजू महाराज भी चले गए। कथक का इतना बड़ा नाम इस देश में और दुनिया में जिसने अपने झंडे गाड़ दिए, उन बिरजू महाराज को हम लोगों ने देखा था। ये हमारा सौभाग्य है। हम उसी काल में थे जिसमें बिरजू महाराज थे। वो मंच पर भी आते थे और बातें भी करते थे। बिरजू महाराज का जाना एक युग का अंत है। उनको प्रणाम, नमन। लेकिन ये समय बिरजू महाराज की उपलब्धियों का बखान करने का या बिरजू महाराज के साथ बिताए गए पलों को याद करने का उतना नहीं है जितना इस बात का है कि बिरजू महाराज जीवन को कैसे देखते थे। मैं 2-3 छोटे छोटे किस्से, मेरी बहुत कम मुलाकातें थीं बिरजू महाराज से और 3 बार उनसे भेंट हुई थी और तीनों बार किसी ख़ास उद्देश्य से मैं उनसे मिलने नहीं गया था। कोई इंटरव्यू करने या वो किसी से बात कर रहे थे और मैं वहाँ बैठकर सुनता रहा। बीच में एक आध सवाल पूछे होंगे, लेकिन ज़्यादा बातचीत उन्हीं की थी। जो वो कह रहे थे वही। उसमें मुझे वो अपने बचपन का एक किस्सा बता रहे थे। किसी ने पूछा कि अपने बचपन के बारे में बताइए, तो वो कहने लगे कि मेरा जन्म हुआ लखनऊ और उस दिन अस्पताल में, जिस अस्पताल में मेरा जन्म हुआ, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां पैदा हुई थी। मैं पहला लड़का था पैदा होने वाला उस अस्पताल में उस रोज़। और इसी वजह से सबने तय किया कि इतनी सारी गोपियों के बीच में एक लड़का आया है तो उसका नाम बृजमोहन ही रख देते हैं। तो वो बृजमोहन कृष्ण हो गए। उनका अपने नामकरण का किस्सा बता कि बिरजू महाराज इतने खुश होते थे कि कैसे उनके साथ उनकी शुरुआत कृष्ण के नाम के साथ शुरू हुई, गोपियों के साथ शुरू हुई और वो ताजिंदगी कायम रही। बिरजू महाराज के बचपन में, चूँकि लखनऊ में ही ज़्यादा वक्त इनका बीता, और वो एक रवायत जो लखनऊ की अदा है, जो नफासत है लखनऊ की, वो उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वो अभ्यास को, रियाज को, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण मानते थे कला के लिए। लेकिन वो कहते थे कि उससे ज़्यादा मज़ा, शुरुआती दिनों की बात करते हुए वो कहते थे कि मुझे संगीत तो अच्छा लगता था क्योंकि घर के में चारों तरफ वही सुनाई देता था, वही तत्कार, वही थाप, वही सब कुछ। लेकिन जो मुझे मज़ा आता था वो पतंग उड़ाने में आता था। कनकौओं का शौक था और मैंने बहुत सारे कनकौए, बिरजू महाराज कहते हैं कि इकट्ठा करके रखे हुए थे घर में। खुद छत पे चले जाते थे या कभी गोमती के किनारे जाकर पतंगे उड़ाते थे। कहते थे कि वो जब आसमान में उड़ती हैं तो उनको देखो, वो गजब है। पतंगों का आसमान में होना और उनका ऊंचा उठना, ऊपर उठना, इससे नहीं होता कि आप खींच लें उसकी डोर, ढील से होता है। वो कहते थे कि जितनी आप ढील देंगे पतंग उतनी ऊपर जाएगी। और यही कथक के साथ बिरजू महाराज कहते थे कि कथक में भी जितनी ढील आप दे सकते हैं उतनी दीजिए। सारी चीज़ें अपनी जगह, बंदिशें अपनी जगह, सब कुछ अपने स्थान पर है, लेकिन ढील कितनी आप उसमें दे सकते हैं, इसी पर तय होगा कि आप कितना ऊंचा उठते हैं, कितना ऊंचा उड़ सकते हैं। और वो कहते थे कि पतंग उड़ती होगी तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो नाचती है, बात करती है। तुम देखो कैसे हवा से हिलोरे लेती हुई वो कैसे उसके कदम पड़ रहे हैं, कैसे वो नाच रही है। और उसकी अदाएं देखो कि उसका सिर कैसे झटक कर एक से दूसरी तरफ जाता है और हवा से मुकाबला करती हुई दिखाई देती है पतंग। पतंग उड़ती कहाँ है, पतंग तो नाचती है। एक उसमें रिदम है, एक लय है पतंग के नाचने में, और वही रिदम कथक में है। जिस दिन आपके पैर
उस तरह मस्ती में आप उससे लौ लगा के बैठे हों और उस मस्ती में आपके कदम पड़ने शुरू हो जाए तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। जैसे पतंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हवा कितनी तेज या मध्यम है, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा कि उसकी डोर किसके हाथ में है। पतंग को उड़ना है और उसका मुकाबला हवा से है। रक्स करती है वो, जब उड़ती है तो नाचती है। खुशी देखिए आप उस पतंग की। और उसी लखनऊ में कहते हैं कि बिरजू महाराज ने कहा कि अब तो खैर पतंग वगैरह सब पीछे छूट गया, लेकिन आज भी अगर एक बार आसमान की ओर नज़र जाती है तो आंखें पतंगे ही ढूंढती हैं। खाली जगह आसमान में मुझे दिखाई नहीं देती जहां मैं अपनी कल्पना से कोई पतंग न उड़ा दूं। अब ऐसे जाकर खड़े होकर पतंगबाजी का और चरखी लेकर और सद्दी और माझा लेकर पतंग नहीं उड़ाते, लेकिन मन में मैं अब भी पतंग उड़ा लेता हूं। एक बार तो वो एक किस्सा बता रहे थे कि ये जो लयकारी है वो पतंगबाजी से इतनी ज़्यादा मिलती जुलती है कि अगर किसी को पतंग उड़ाना करीने से आता है, उसकी रग में पतंग उड़ाने की कला है, तो लयकारी भी होगी। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे लोगों के साथ मेल जोल को, वो एक अपना बचपन का घर जो उनका, जो अब कथक संग्रहालय है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तमाम शाल दुशाले जो नवाब वाजिद अली शाह ने उनके ख़ानदान में उनके पुरखों को दिए होंगे वो सब रखे हुए हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ रखी हैं। लेकिन उस घर के किस्से, और वो घर भी बिरजू महाराज को के परिवार को वाजिद अली शाह ने ही दिया था। वो नजराने के तौर पर वो मकान दे दिया गया था, जो मकान इन लोगों ने छोड़ दिया। और बाद में तो बिरजू महाराज बहुत दिन तक जब दिल्ली में थे तो उनको बार बार ये होता रहता था कि अब क्या होगा, क्योंकि वो मकान सरकारी तौर पर उन्हें मिला हुआ था। तमाम इनाम अकराम, जो तमाम चीज़ें सम्मान उनको मिले, उसके साथ एक मकान भी रहने के लिए मिला हुआ था। लेकिन उनको लग रहा था कि ये मकान छूट जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे। ये उनको बीच बीच में ये याद आता था। और कोरोना के समय में तो बिरजू महाराज की परेशानी छलक छलक आती थी। एक बार उन्होंने कहा कि मुझको अपनी फिक्र नहीं है, जो बड़े कलाकार हैं उनकी भी फिक्र नहीं है, उनका तो कुछ हो जाएगा, उनके पास इतना बंदोबस्त है कि वो जी लेंगे आराम से। हमारे संगतकारों का क्या होगा? इस कोरोना में कहीं कोई आयोजन नहीं होता, कोई कार्यक्रम नहीं होता, कोई किसी को बुलाता नहीं, और ऐसे में उनका घर कैसे चलेगा? उनकी चिंता वहाँ बैठी हुई थी कि लोगों के घर चलते रहें, उनमें कोई दिक्कत ना आए। अपनी ओर से वो जितना कर सकते थे करते रहे, लेकिन तब भी ये चिंता उनके मन से कभी गई नहीं। वैसे बिरजू महाराज का एक बात जो उनकी है, एक तो वो लिखते बहुत अच्छा थे, कवि थे, और कई बंदिशें उन्होंने अपनी खुद लिखी हुई हैं। ख़ानदान में जो बिंदादीन महाराज के परंपरा से चली आती थी वो सब चीज़ें तो थी ही, उन्होंने खुद भी बहुत सारी बंदिशें लिखी हैं। और उसके अलावा गाते बहुत बढ़िया थे। बल्कि वो एक बार कह रहे थे कि उनकी माँ को लगता था कि बिरजू महाराज को कथक छोड़ के गायन में जाना चाहिए, क्योंकि गला बहुत बढ़िया चलता है इनका। लेकिन वो होना नहीं था, क्योंकि हमारे वक्त ने तय कर दिया था कि हमारे बीच में एक बिरजू महाराज होंगे, तो थे। और एक चीज़ उनकी और है, जिसकी एक छोटी सी भेंट मेरे पास भी है। बिरजू महाराज को रंगों से खेलने का बड़ा शौक था, पेंटिंग छोटी छोटी करते रहते थे। एक दिवाली पर मेरे घर की घंटी बजी और किसी ने एक बड़ा सा लिफाफा ला के दिया। मैंने वो खोला, उसमें बिरजू महाराज की बनाई हुई पेंटिंग थी, जिस पर उन्होंने दस्तखत भी कर रखे थे। इस वक्त मैं जहाँ हूँ, जिस स्टूडियो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो पेंटिंग मेरे पास नहीं तो मैं आपको दिखा देता। वो इतनी सुंदर है,
उन रंगों में आप आँच महसूस कर सकते हैं। आप उसके लाल, पीले, नीले रंगों से पता लगा सकते हैं कि कितनी गहराई से ये बात सोची गई होगी। वो मेरे लिए एक धरोहर है। बिरजू महाराज के हस्ताक्षर वाला दिया, उस दिवाली को तो बिरजू महाराज की ही दिवाली की तरह मैं याद रखूँगा, क्योंकि उससे बड़ी भेंट और उससे बड़ा इनाम मेरे लिए और हो ही क्या सकता था। अब जो बिरजू महाराज का बाकी सब है वो तो तमाम लोग शतरंज के खिलाड़ी, जैसे जब सत्यजीत रे ने बनाई तो उसका जो कथक का हिस्सा था उसका निर्देशन बिरजू महाराज ने ही किया था, प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी का। और बहुत सारे और फिल्मों में उन्होंने नृत्य संयोजन किया है। बिरजू महाराज का तो मानना था कि जो नृत्य है वो प्रकृति है, कोई दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। अगर आपका तादाद में प्रकृति के साथ है तो नृत्य के साथ भी होगा, वो रहेगा, जा नहीं सकता। जिनका तादाद में प्रकृति के साथ नहीं बन पाता है वही एक तरह से विधर्मी होते हैं नृत्य के संदर्भ में, क्योंकि आपका जो असल धर्म है वो प्रकृति से तादाद में है। और वो कहते थे कि अपने दिल की सुन लो, क्योंकि जब वो धड़कता है तो धड़कता नहीं है, वो कितने गुण में बज रहा है और उसके साथ किस तरह का नृत्य कर रहा है। वो आपके अंदर जो दिल एक छोटा सा है जो धड़क रहा है, वो दरअसल धड़क नहीं रहा है, वो नाच रहा है। तुमको उसे महसूस करने की ज़रूरत है। एक बार तुम उसको सुनना शुरू कर दो कि उसके पैर कैसे पड़ रहे हैं, उसके पैर से पड़ने से आने वाली आवाज़ और घुंघरू की आवाज़ की मिठास कैसे एक सार हो जाती है, तो तुमको समझ में आएगा कि संगीत प्रकृति ने ही दिया है, नृत्य प्रकृति ने ही हमें दिया है। हम बेशऊर हों, न पकड़ पाएँ उन चीज़ों को, या ये समझें कि उनको में कोई दम नहीं है, तो ये हमारी गलती है। उन बिरजू महाराज के इतने किस्से हैं, और जब वो बैठ कर सुनाया करते थे तो सुनने के वालों के मन में आता था कि वो रुके ही न, बोलते रहें। लेकिन अफसोस कि बिरजू महाराज अब नहीं बोलेंगे। वो ऊपर आसमान में जिसको वो निहारा करते थे, पतंगों के लिए खाली जगह देखना उनको पसंद नहीं था कि जो जगह पतंग की होनी चाहिए थी वो खाली क्यों है। बिरजू महाराज अब पतंगों के साथ वहीं उनका नृत्य होगा। दोनों का प्रकृति से एक सार होना हम लोग कभी आसमान की ओर सिर उठाएंगे तो देखेंगे। अवध पंच के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब और चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए। अगले अंक में मुलाकात तक के लिए आपसे राम राम भैया।